I am Javin Suman Yadav, Faculty of Commerce and Management in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I am working here as an assistant professor. So हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में. और जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है हमने देखा था कि दो टाइप की कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होती हैं. वन इज रेलिवेंट एंड द अदर वन इज इरेलीवेंट थ्योरीज. अब रेलिवेंट थ्योरीज में भी दो टाइप होते हैं, नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. और इरेलीवेंट में भी दो टाइप होते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच भी हम जिसको बोल देते हैं. दूसरी होती है एमएम हाइपोथेसिस या मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच. तो जो रेलिवेंट थ्योरीज हैं ये क्या कहती हैं कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमिन करने में अपना रोल प्ले करता है. मीन्स कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि जो फाइनेंशियल लिवरेज है उसको हम इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, वैसे ही वैल्यू ऑफ फर्म भी हमारी सिमिलरली अफेक्ट होएगी उससे. ठीक है. तो इसमें हमने नेट इनकम अप्रोच को लास्ट लेक्चर में देख लिया था. आज हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, ये क्या होती है. तो इसको देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच. हमने नेट इनकम अप्रोच में एक चीज़ देखी थी कि उसमें क्या बोला जाता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी कि KD, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE, बोथ आर कांस्टेंट. और जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो अफेक्ट होता है इनसे, इनमें अगर कुछ चेंज करते हैं तो. फाइनेंशियल लिवरेज में अगर कुछ चेंज करते हैं तो मीन्स कि इक्विटी के साथ अगर डेट का पोर्शन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है. अब इसमें लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि आप ये जो कह रहे हो कि KD एंड KE मीन्स कि कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोथ आर कॉन्स्टेंट, दिस इज़ इलॉजिकल. इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे. ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि ये दोनों कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ओनली सम टाइम ये कांस्टेंट रहेंगे. उसके बाद एक ऑप्टिमम लेवल आएगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों राइज करेंगे. और जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो भी इनके साथ राइज करेगी एंड हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिक्लाइन करेगी. तो ये अभी आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको आपको बताती हूँ एक डायग्राम के थ्रू. पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ये कहती है कि हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट है इंक्रीजिंग वैल्यू, सेकेंड स्टेज है हमारी ऑप्टिमल वैल्यू, एंड जो हमारी थर्ड स्टेज है दैट इज डिक्लाइनिंग वैल्यू. तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 स्टेजेस गिवन है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच. तो इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि अ जुडिशियस मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट जो काम करेगा, a judicious mix of equity and debt will reduce the overall cost of capital up to a certain level only.
जब वो एक ऑप्टिमम लेवल अचीव कर लेंगे उसके बाद जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मेनली ये क्या कहती है कि a judicious mix of debt and equity helps the firm to reduce weighted average cost of capital या फिर overall cost of capital up to a certain level only। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज होती जाएगी एंड वैल्यू ऑफ फर्म डिक्लाइन करेगी। तो इन्होंने जो 3 स्टेजेस हमें बताई हैं उसमें इसका हम पहले एक डायग्राम देखते हैं। ये है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये हमारी है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा क्यों है, ऊपर क्यों है, तो हमने देखा था कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्विटी होल्डर्स को ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है बजाय कि डिवेंचर्स होल्डर्स के। इनको तो फिक्स्ड इंटरेस्ट है कि कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो इनको अपना फिक्स मिलेगा, लेकिन जो इक्विटी होल्डर है उनको रिस्क ज़्यादा होता है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, इसलिए इक्विटी में हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो ये जो इंक्रीजिंग वैल्यू की स्टेज है यहाँ तक है, इसमें क्या बोला जाता है, ये यहाँ पे आ जाएगी हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये आ जाएगा ऑप्टिमल पॉइंट। ठीक है। अब जो इंक्रीजिंग वैल्यू है इस स्टेज में क्या बोलती है ट्रेडिशनल अप्रोच कि जो स्टार्टिंग स्टेज है ये फर्स्ट, इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगी और स्लाइटली इंक्रीज। तो इसमें क्या होगी, कांस्टेंट और स्लाइटली इंक्रीज। ठीक है। अब जब ये स्लाइटली इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डेट है ये भी कांस्टेंट है, तो इस स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज है हमारी इंक्रीजिंग वैल्यू, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगी या फिर स्लाइटली इंक्रीज करेगी, और वो इतना इंक्रीज नहीं करेगी कि जो हमें कॉस्ट ऑफ डेट के कारण, फाइनेंशियल लिवरेज के कारण जो हमें एडवांटेज मिल रहा है कि उसको ऑफसेट कर पाए। समझ गए कि ये इंक्रीज तो होगी लेकिन जरा सी होगी या फिर कांस्टेंट ही रहेगी, और इतनी इंक्रीज नहीं होगी कि जो हमें कॉस्ट ऑफ डेट के कारण जो हमें फ़ायदा मिल रहा है उसको ये ऑफसेट कर दे। ये हो गई हमारी इंक्रीजिंग वैल्यू स्टेज। दूसरी आती है हमारी ऑप्टिमल वैल्यू स्टेज। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज तो हो रही है कि कांस्टेंट रहती है या फिर स्लाइटली इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्लाइटली इंक्रीज। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हमारी वो भी थोड़ी इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, केडी इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, यहाँ पे हमने देखा था कि वो उसको उतना कॉस्ट ऑफ इक्विटी उतनी इंक्रीज नहीं हो पा रही थी कि वो कॉस्ट ऑफ डेट से जो हमें बेनिफिट मिल रहा है उसको ऑफसेट कर दे, इसलिए हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन हो रही थी इस स्टेज पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्टिमल लेवल पे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ डेट भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है वो यहाँ कॉस्ट ऑफ डेट से जो मिलने वाला एडवांटेज है उसको ऑफसेट कर पा रही है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रह रही है, इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं आ रहा। ठीक है।
कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ डेट भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी उतना इंक्रीज हो रही है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट से जो हमें फ़ायदा मिल रहा है उसको ऑफसेट कर पा रही है। दैट्स वाई हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉन्स्टेंट रह पा रही है। अब अगली जो स्टेज है ये डिक्लाइनिंग वैल्यू की स्टेज। यहाँ पे क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दिख रहा है कि इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ डेट ऑल्सो इंक्रीजिंग। और ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे तो उसको इक्वली कंपनसेट कर दिया था, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो कॉस्ट थी जो इंक्रीज हुई थी उसने जो कॉस्ट ऑफ डेट से जो बेनिफिट मिलना था उसको कंपनसेट कर दिया था। लेकिन अभी ये भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ डेट भी इंक्रीज हो रही है, तो दैट्स वाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये भी हमारी इंक्रीज होगी। अब इसके साथ हम हमारा वैल्यू ऑफ फर्म का भी ग्राफ देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म का यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हमारी डिक्लाइन हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रही है। जब हमारी ये ऑप्टिमम पे पहुँच जा रही है तो उसके बाद ये यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कि मैक्सिमम है, और ये यहाँ मिनिमम है। और जब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होना शुरू हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारी डिक्रीज होना शुरू हो रही है, वैल्यू ऑफ फर्म। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे इस लेवल के बाद ये कॉस्ट ऑफ डेट जो है ये बढ़ना क्यों शुरू हुई। देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज एक ए पर्सन है जिसने आपसे ले रखे हैं 1 लाख रुपीज़, एक बी पर्सन है जिसने आपसे ले रखे हैं 10,000 रुपीज़। अब आपसे ये दोनों मांगने आते हैं कि भाई हमें 10,000 रुपीज़ की और नीड है, तो आप इसको देने में ज़्यादा रिस्क समझेंगे कि ऑलरेडी इसके पास 1 लाख का डेट है, इसके पास कम है, तो आप इसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसके बाद जब ये एक लिमिट हो गई कि आपने इसको 1 लाख तो दे रखे हैं, तो आप उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहीं पे सिमिलर है कि यहाँ पे एक लेवल आ जाता है ऑप्टिमल लेवल, उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ डेट भी हमारी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों इंक्रीज होना शुरू होती है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जा रहा है हमारे पास। जब हम ज़्यादा डिबेंचर्स इशू करते जा रहे हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज हो रहा है कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिबेंचर्स होल्डर्स को ज़्यादा पैसा चला जाएगा, इक्विटी होल्डर्स के पास कम पैसा बचेगा, तो उनको भी पैसा लगाने में ज़्यादा रिस्क है कि इसके पास तो डेट ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमारी कॉस्टली हो जाएगी। और ये जो है ये एक ऑप्टिमल लेवल पहुँच जाएगा जिसमें हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम रहेगी एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम। तो दिस विल बी द ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट। अभी हमने क्या देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे भी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट रहती है, फिर स्लाइटली इंक्रीज करती है। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इनके साथ सेम पैटर्न में इंक्रीज होती है एंड वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम बिहेव करती है। जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रही है। जब कांस्टेंट हो जाती है, मिनिमम हो जाती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम पॉइंट पे होती है। और जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारी डिक्लाइन करना शुरू कर जाती है, और ये हमारा होता है ऑप्टिमम पॉइंट। ठीक है, ये इधर आ जाएगा वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड यहाँ आ जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो रेलिवेंट थ्योरीज की। आज हमारी दोनों अप्रोच कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इरेलीवेंट थ्योरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।